जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का कंजंक्शन के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंक्शन के इंट्रोडक्शन से कि क्या होता है हमारा कंजंक्शन। ये है हमारा इंट्रोडक्शन और आप कह सकते हैं डेफिनेशन कि क्या होता है कंजंक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं। ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लोजेस कॉल्ड कंजंक्शन। एक वर्ड जो ज्वाइन करने का काम करता है, किसको? वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लोजेस को, क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरीके से कंजंक्शन हमारा वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को ज्वाइन करता है, उनको आपस में जोड़ता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सी लाइक्स टी एंड कॉफी। उसे पसंद है चाय और कॉफी। टी हमारा एक वर्ड हो गया, कॉफी हमारा एक वर्ड हो गया, है ना। वर्ड को वर्ड से कौन जोड़ता है? हमारा कंजंक्शन जोड़ता है। किसी के दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा हो, सर सी और हमारा टी, इन दो वर्ड को जोड़ने वाला वर्ड हो गया हमारा लाइक्स, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। लाइक्स जो है हमारा वो वर्ब है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या है? वर्ब है। जबकि हमारा ये दूसरा वर्ड एंड है ना, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि ये वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है। आगे चलेंगे तो हम वर्ड के बारे में और अच्छे से जानेंगे कि वर्ड हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, एडवर्ब होते हैं, क्या होते हैं, डिटेल में समझेंगे। लेकिन आप इसको ये बोलने की भूल मत करना कि लाइक्स हमारा क्या है? कंजंक्शन है, क्योंकि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हमारा वर्ब है, ना कि कंजंक्शन। आगे बढ़ेंगे। दे प्लेड इन द गार्डन और ऑन द स्विंग्स। वे झूलों पर खेले या फिर गार्डन में खेले। यहाँ पे हम देखेंगे इन द गार्डन हमारा क्या है? फ्रेज है। और ऑन द स्विंग्स में, ऑन द स्विंग्स हमारा क्या है? झूलों पर, ये भी हमारा क्या है? फ्रेज है। फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने वाला हमारा कौन हो गया? तो कंजंक्शन हो गया। आगे समझ में, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ने वाला हमारा कंजंक्शन हो गया। एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे पढ़ते हैं। आई वांटेड टू गो आउट बट इट स्टार्टेड रेनिंग। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश होने लगी। आप देखेंगे आई वांटेड टू गो आउट हमारा एक क्लोज है ना। किसी को ये डाउट हो वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जाएं और बेसिक्स ऑफ ग्रामर को पढ़ के आए। वो आप पढ़ोगे ना तो आपको ग्रामर के किसी टॉपिक के बेसिक पार्ट में दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि कंजंक्शन में अभी हम आगे यूज करेंगे डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, है ना। हालांकि मैं उसको बताऊंगा, लेकिन अगर आप उसको बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो आई वांटेड टू गो आउट हमारा एक क्लोज हो गया। इट स्टार्टेड रेनिंग हमारा दूसरा क्लोज हो गया। और क्लोज से क्लोज को कौन जोड़ रहा है? हमारा कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज कंजंक्शन हमारा वो वर्ड होता है, ज्वाइनिंग वर्ड होता है, जो जोड़ता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लोजेस को, कहलाता है हमारा कंजंक्शन। किस तरीके से जोड़ता है ये हमने एग्जांपल के थ्रू देखा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन कि इस चैप्टर कंजंक्शन में हमें किस किस तरह के कंजंक्शन से डील करना है। तो बेसिकली हमें तीन टाइप के कंजंक्शन पढ़ने हैं। पहला हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा हो जाएगा हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कि क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये रहा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसके बारे में आपको बस तीन बातें याद रखनी है। कौन सी तीन बात? चलिए देखते हैं। पहली बात, ये ज्वाइन करता है इक्वल रैंक को। देखो कंजंक्शन है तो ज्वाइन तो करेगा ही करेगा, ठीक है। ज्वाइन करता है किसको? इक्वल रैंक को ज्वाइन करता है। यहाँ पे इक्वल रैंक से क्या मतलब है सर, है ना। तो इक्वल रैंक का मतलब है वो वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करेगा, फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन करेगा और क्लोज को क्लोज से ज्वाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो वर्ड को फ्रेज से कर रहा है या फिर फ्रेज को वर्ड से ज्वाइन कर रहा है या फिर फ्रेज को क्लोज से ज्वाइन कर रहा है, क्लोज को वर्ड से ज्वाइन कर रहा है, ऐसा नहीं। वो जोड़ेगा तो वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से, है ना। और नोट पॉइंट में क्या बात है, चलो पढ़ते हैं। वो जोड़ेगा तो एडवर्ब को एडवर्ब से और एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। ऐसा नहीं करेंगे कि हम एडवर्ब को एक एडजेक्टिव से जोड़ रहे हैं और एडजेक्टिव को किसी एडवर्ब से
जोड़ रहे हैं। ऐसा करना क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो ज्वाइन करता है इक्वल रैंक को। ये जो आपका वर्ड को वर्ड से जोड़ता है ना, मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। ये जोड़ रहा है आपके वर्ड से, मतलब इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा। ये जितनी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारी बातें आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहले हम इसका थ्योरी पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से कि ये ज्वाइन करता है इक्वल रैंक वाले वर्ड को, फ्रेज को, क्लोज को, और एडवर्ब को ज्वाइन करता है, एंड एडजेक्टिव को ज्वाइन करता है। यहाँ पे वर्ड और वर्ड से क्या मतलब है कि वो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ेगा। चलो दूसरी बात पढ़ते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। तो ये है नेवर यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज हम कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में नहीं करते हैं। आपकी ये बात हो गई, दो बातें हो गई। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि इक्वल रैंक को ज्वाइन करता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ी बात ये पता चल जाए कि वो कौन कौन से कंजंक्शन है जो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज नहीं होते, इक्वल रैंक को जोड़ते हैं, है ना, या फिर बेसिकली कह सकते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे कौन कौन से होते हैं, हमें ये पता चल जाए तो क्या हो जाएगा, बात बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं। तो ये आपके होते हैं फैन, वॉइस। याद रखने का तरीका है, फैन से फॉर, एंड, नोर, वॉइस से बट, और, येट, सो, है ना। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 कंजंक्शन ऐसे हैं जो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या काम करते हैं, इक्वल रैंक वाले जो इक्वल रैंक को जोड़ते हैं, और दूसरा स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं होते हैं, है ना, कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज नहीं होते। अब ये जितनी भी बात हमने पढ़ी, चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इनको डिटेल में। आ जाते हैं हमारे इसमें, रोहन एंड श्याम प्ले फुटबॉल। रोहन एंड श्याम प्ले फुटबॉल। रोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं रोहन हमारा एक वर्ड हो गया, श्याम हमारा एक वर्ड हो गया। देखो वर्ड तो सब कुछ ही है ना। सब्जेक्ट बोलते हैं तो ये थोड़ा और क्लियर हो जाता है चीज। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ने वाला कौन हो जाता है, हमारा कंजंक्शन हो जाता है। कौन सा कंजंक्शन है ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड कौन सा कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। अभी हमने फैन वॉइस में पढ़ा, ए का मतलब होता है एंड, क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। और ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ रहा है। अब एक अच्छी बात और डिटेल वाली बात यहाँ पे ये है कि आप ये मत समझना कि इस सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट है। ये असल में बात यहाँ पे क्या है, श्याम प्ले फुटबॉल ये एक सेंटेंस है, रोहन प्ले फुटबॉल ये हमारा एक सेंटेंस है। इन सेंटेंस को कंबाइन कर दिया हमने इस कंजंक्शन के माध्यम से। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूं, इसमें सब्जेक्ट एक ही है, रोहन एंड श्याम। ये हमारा नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। दो दो सब्जेक्ट नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए लिखा है कि रोहन हमारा एक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और श्याम हमारा एक दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जब हमने इसे जोड़ा तो किससे जोड़ा, एक कंजंक्शन से जोड़ा है। तो ये मत समझना इस सेंटेंस में दो दो सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई मेट हिम एंड हर, मैं हिम से मिला और हर से मिला। यहाँ पे हम देखेंगे हिम को और हर से जोड़ रहा है, कौन जोड़ रहा है, वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है हमारा एंड कंजंक्शन। कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अच्छा, वर्ड में ये क्या है सर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर से वही बात, ये मत सोचना कि सेंटेंस में हमारे दो दो ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो सेंटेंस है, आई मेट हिम और दूसरा आई मेट हर। इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे कंजंक्शन का यूज कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इसको एक ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ और इसको दूसरा ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। जबकि यहाँ पे हमारा हिम एंड हर मिला के पूरा कंप्लीट हमारा एक ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर। आया समझ में। तो इस सेंटेंस में हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है। पढ़ते हैं थर्ड पे, सी सिंग्स लाउडली बट क्लियरली। वह गाती है लाउडली बट क्लियरली। लाउडली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियरली हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया।
अच्छा, किसी को ये डाउट आ रहा हो सर ये एडवर्ब कैसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा आपसे फिर से आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर की क्लास में जाइए और डिटेल में पढ़ लीजिए, है ना। एक नहीं, मैंने 5-10 बार बताया है कि सी सिंग्स हाउ को कैसा गाती है। हाउ का आंसर देने वाला हमारा एडवर्ब। हर एक चीज की बारी बारी चीजों की प्रैक्टिस करवाई है। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर में ये भी कहा था कंजंक्शन पढ़ रहे इसका मतलब ये नहीं वहां पे ऑब्जेक्ट जैसी चीज का यूज नहीं होगा, सब्जेक्ट जैसी चीज का यूज नहीं होगा, वहां पे एडवर्ब का यूज नहीं होगा, वहां नाउन का यूज नहीं होगा। इसलिए आपको बेसिक आइडिया होना जरूरी है हर एक टॉपिक के बारे में कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रेपोजिशन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है ना। तो मैं चाहूंगा बेसिक्स ऑफ ग्रामर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तब आप इस लेक्चर को देखिए, वरना आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर पढ़िए फिर देखिए, डिटेल में देखना आप क्या क्या धुआं उड़ा दोगे चैप्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सी सिंग्स लाउडली बट क्लियरली, सर हमने बट पढ़ा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको जोड़ता है सर, जोड़ेगा तो एडवर्ब को एडवर्ब से, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है ना। अगर यहाँ पे होता सी सिंग्स लाउडली बट क्लियर, सी सिंग्स लाउडली बट क्लियर, देखो मैं आपको बता देता हूं, क्लियर आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और क्लियरली आपका क्या है, एडवर्ब है ना। सी सिंग्स लाउडली बट क्लियरली, ये तो आपका सही है क्योंकि एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा कर दूं सी सिंग्स लाउडली बट क्लियर, यहाँ पे मैंने अगर एडजेक्टिव दे दिया तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, है ना। और बढ़िया बात बता दूं आपको, अगर मैं यहाँ पे सी सिंग्स लाउड बट क्लियरली बोल दूं, चलो देखो डिटेल में पढ़ो मेरे दोस्त, सी सिंग्स लाउड बट क्लियरली बोल दूं, है ना। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूं, लाउड हमारा एडजेक्टिव है और लाउडली हमारा एडवर्ब है। अब मैं आपसे पूछता हूं सी सिंग्स लाउड बट क्लियरली गलत है या सही है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे एक हमारा एडजेक्टिव है, एक हमारा एडवर्ब है, यानी और सबऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो हमारा एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लाउड हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और क्लियरली हमारा एडवर्ब है, तो ये सेंटेंस हो जाता है हमारा गलत। अब मैं आपसे बोलता हूँ इसको सही करो, इसको सही करो, इस सेंटेंस को सही करो। तो बच्चों ने क्या करा, इसको लिख दिया सी सिंग्स लाउड बट क्लियर, और बोला सर ये हमारा सेंटेंस हो गया सही, और मैं बोलता हूं ये सेंटेंस हो गया गलत। क्यों सर, सही तो है, देखना जरा, आपने बोला था जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट है वो एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, है ना। तो हमारा तो सही है, आपने गलत क्यों बोला। तो मेरे दोस्त समझो, सी सिंग्स वे कैसा गाती है, ये हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें एक एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, ना कि एडजेक्टिव की। तो इस सेंटेंस को आप जब भी ऐसे ही सही करोगे, सी सिंग्स लाउड एंड क्लियरली में आप लाउड को सही करोगे, उसको एडवर्ब बनाओगे, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई हमारा एडवर्ब करता है ना कि एडजेक्टिव, तो इसलिए हमारा सेंटेंस वाला गलत हो गया। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, सेंटेंस नंबर 4 पे। द स्काई वाज डार्क बट ब्यूटीफुल, आसमान था वो काला था लेकिन क्या था, खूबसूरत था, ब्यूटीफुल था। यहाँ पे हमने देखा डार्क हमारा एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया हमारा बट, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ रहा है तो ये बिल्कुल सही है, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर इसको मैं ऐसे लिख देता ना, द स्काई वाज डार्क बट ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली हमारा क्या है, एडवर्ब है, और ये सेंटेंस हो जाता हमारा गलत। हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत पड़ेगी ना कि एडवर्ब की, आए समझ में। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। अगला जाता है आई कॉल्ड हिम सो ही कम, मैंने उसे बुलाया इसलिए वह आया। आप यहाँ पे देखेंगे सो हमारा क्या है सर, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, फैन को इसमें पढ़ा था, एस का मतलब हमारा क्या होता है, सो होता है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है
तो ये किसको जोड़ेगा सर? इक्वल रैंक को। आई कॉल्ड हिम हमारा क्या है? क्लोज है। ही केम हमारा क्या है? क्लोज है ना सर? क्लोज को क्लोज से जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है सर? सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है। इक्वल रैंक को जोड़ रहा है ना मेरे दोस्त, क्लोज को क्लोज से जोड़ रहा है, यानी ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेंटेंस नंबर 6 पे पढ़ते हैं, जो कि इसका ही मैंने रिवर्स करके लिखा है, बताना ही सही है कि नहीं। पढ़ना। सो ही केम, आई कॉल्ड हिम। इसलिए आया वो क्योंकि मैंने उसे बुलाया, है ना। हिंदी मीनिंग पे मत जाना सर, हिंदी मीनिंग सही नहीं आ रहा, इसको गलत कर दो, ऐसा मत जाना। मैंने आपको क्या पढ़ाया है? सो हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या पढ़ाया था? नेवर यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। नेवर यूज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे आप क्यों कर रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज? सो का यूज हम नहीं करेंगे, यानी ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। ये सेंटेंस सही कैसे होगा? आप ये जो सो वाला क्लोज है ना, इसको बीच में लेके आइए। कैसे? आई कॉल्ड हिम सो ही केम, इसको सही बनाने के लिए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसकी क्या डिटेलिंग होती है, इसको हमने एग्जांपल से बढ़िया से समझ लिया है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पार्ट होता है यहाँ पे समाप्त। अब बढ़ेंगे हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ की। क्या होता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? तो इसके बारे में हमें दो बातें जाननी है ना। दो बातें कौन सी है? पहली बात, ये इंट्रोड्यूस करता है एक डिपेंडेंट क्लोज को। क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है एक डिपेंडेंट क्लोज को। सर डिपेंडेंट क्लोज का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा बता दो। देखना यहाँ पे, डिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है, पहले लिख देता हूं। देखो, इंट्रोड्यूस करता है एक डिपेंडेंट क्लोज को। डिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है जब भी एक क्लोज से पहले हमारा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाता है। जब भी एक क्लोज से पहले हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाता है, तो इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। क्योंकि ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर बना हुआ क्लोज है, तो इसको हमने एक स्पेशल नाम और दे रखा है, जिसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या नाम दे रखा है? सबऑर्डिनेट क्लोज। फिर से समझना, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का मतलब है, पहला फंक्शन इसका, ये इंट्रोड्यूस करता है एक डिपेंडेंट क्लोज को। डिपेंडेंट क्लोज का मतलब होता है जब भी हमारे क्लोज से पहले एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, तो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। दूसरी बात, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर बना हुआ क्लोज है, तो इसको हमने एक स्पेशल नाम दे रखा है, जो कि है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। ये होती है इसकी पहली बात समाप्त। सारी बातें अभी आपको एग्जांपल से भी समझाएंगे, पेशेंस रखो। दूसरी बात क्या है? इसकी पोजीशन की बात है ना। हमने उसकी पोजीशन क्या पढ़ी थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, कि ये स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी यूज हो सकता है, और दूसरा मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी यूज हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं पता लग गया था, तो थोड़ा मजा आया था पढ़ के। ऐसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं थोड़ा पता लग जाए तो मजा आ जाएगा। देखना जरा, बिकॉज हो गया हमारा, ऑल्दो हो गया, एज हो गया, आफ्टर, बिफोर, सिंस, सो डैट, और बाकी हमारे बहुत सारे हमारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। तो बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, एज हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, सिंस हो गया, सो डैट हो गया। ये सारे हमारे क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या करते हैं? एक सब डिपेंडेंट क्लोज को इंट्रोड्यूस करते हैं, और पोजीशन क्या है? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकते हैं, और मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकते हैं। अब ये जितनी बातें हमने पढ़ी है, चलिए सबको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं डिटेल में। आएंगे जरा, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, बिकॉज आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। बिकॉज आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, सबसे पहली बात, आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग एक क्लोज हो गया। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट,
ये हमारा क्या हो गया, दूसरा क्लोज हो गया। इस सेंटेंस में कितने क्लोज है, दो क्लोज है। हमने क्या बोला था, जब भी एक क्लोज से पहले हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, सर क्या बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हाँ बिल्कुल है, हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारा कौन सा होता है, बिकॉज होता है। जब भी हमारे क्लोज से पहले एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए तो वो पूरा क्लोज मिलकर क्या बन जाता है, एक डिपेंडेंट क्लोज बन जाता है। अब डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज वो होता है जो दूसरे क्लोज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। दूसरे क्लोज पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कैसे करता है, चलो समझो जरा। बिकॉज आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग, क्योंकि मैं सवेरे लेट उठा, सवेरे में, क्योंकि मैं सवेरे लेट उठा था। इस सेंटेंस में आपको ऐसा नहीं लग रहा कि भाई थोड़ी सी मुझे और डिटेल दो ना, थोड़ी सी और बात बताओ ना, ये थोड़ा इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, क्योंकि मैं सवेरे लेट उठा था। ऐसा नहीं आ रहा कि भाई ये कुछ इनकम्प्लीट सेंस, थोड़ी और सेंस दो, है ना। तो ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, कर रहा है ना डिपेंड। इसकी मीनिंग से पता चल रहा है इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी दूसरे क्लोज पे कर रहा है। और ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्यों है, चलो समझते हैं। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल गया बिना ब्रेकफास्ट किए हुए, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये वाला है ना आपका डिपेंडेंट वाला, वो थोड़ा इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, क्योंकि मैं सवेरे लेट उठा था। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, लेट क्यों उठे थे, तो उसके बाद क्या हुआ, आपने ये क्योंकि वर्ड का यूज क्यों किया, है ना। आ रहा है ना समझ, यानी ये हमारा डिपेंडेंट क्लोज है और दूसरा वाला हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है। सिंपल सरल भाषा में और आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान रखना, जिस क्लोज से पहले आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया उसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, है ना। और जो आपका एक सेंटेंस में बचा हुआ दूसरा क्लोज रह गया उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखना। दूसरी बात ये है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो इसकी पोजीशन चेंज भी हो सकती है। यहाँ पे कोमा आएगा, है ना, यहाँ पे कॉमा आएगा। बिकॉज आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, है ना। यानी मैं जो बिकॉज वाला कंजंक्शन है इसको मैं बीच में मिला सकता हूँ, इस पूरे क्लोज को उठा के एक साथ, ऐसे नहीं करूँ तुम मैं। आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग बिकॉज आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मीनिंग सेंस खराब मत करना, ये डिपेंडेंट क्लोज के ही साथ आएगा। तो बिकॉज को ही पूरे क्लोज के साथ उठा के पलट देना, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट बिकॉज आई वोक अप लेट इन द मॉर्निंग। आगे समझ में, चलो बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस पे, इसी बात को समझेंगे दोबारा से। ऑल्दो इट वाज लेट दे केप्ट टॉकिंग, हालांकि लेट हो चुकी थी वे बात करते रहे। इट वाज लेट एक क्लोज हो गया, दे केप्ट टॉकिंग दूसरा क्लोज हो गया। हमने क्या पढ़ा, ऑल्दो जो है हमारा वो हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, और जब भी हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी क्लोज से पहले आ जाता है, किसी क्लोज से पहले आ जाता है तो वो पूरा क्लोज मिलके क्या हो जाता है, हमारा डिपेंडेंट क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिपेंडेंट क्लोज हो जाता है। और दूसरा वाला बचा हमारा डिपेंडेंट क्लोज हो जाता है ना। अब आपको हिंदी में ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो निकाल सकते हो अपने समझने के लिए, जैसे मैंने इसकी निकाली थी, है ना। यहाँ पे हम हिंदी मीनिंग नहीं निकाल रहे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, हमें बस इतना ध्यान रखना है, जिस क्लोज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया उसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे, और जिस जो आपको बच गया उसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरी बात, अगर इसको मैं पलट दूं, दे केप्ट टॉकिंग ऑल्दो इट वाज लेट, वो बात करते रहे हालांकि लेट हो चुकी थी, वो बात करते रहे, तो ये भी हमारा सही है। क्योंकि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो हमारा मिडल ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है और स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में भी आ सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट कंजंक्शन पे, जो कि हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये लास्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कंजंक्शन टॉपिक ही खत्म हो गया, अभी तो ये महासागर है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो पढ़ते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन के बारे में दो बात आपको पता होनी चाहिए, ये होते हैं हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स। दूसरी बात ये ज्वाइन करते हैं
इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को क्या करते हैं, इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को हमेशा ज्वाइन करते हैं। ठीक किसकी तरह, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह। डिफरेंस में क्या था, वो एक सिंगल वर्ड कंजंक्शन था, ये पेयर ऑफ वर्ड्स है। आगे समझ में, कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर ऑफ वर्ड्स है, और वो जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो सिंगल वर्ड कंजंक्शन है। ये भी इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को ज्वाइन करता है। ये वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करेगा, फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन करेगा, और क्लोज को क्लोज से ज्वाइन करेगा। ये कितना कमजोर तो लग रहा है, फ्रेज बड़ा बड़ा लिखते हैं थोड़ा, इसको भी, वर्ड को भी। कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर ऑफ वर्ड्स है जो ज्वाइन करता है इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को। इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस का मतलब वर्ड को वर्ड से ज्वाइन करेगा, फ्रेज को फ्रेज से ज्वाइन करेगा, और क्लोज को क्लोज से ज्वाइन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो फ्रेज को वर्ड से ज्वाइन कर देगा, वर्ड को क्लोज से ज्वाइन कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होना, है ना। अब जिस तरीके से हमने देखा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, तो अब देख लेते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। और इस पे मार लेना स्टार मार्क, इससे हमारे एरर सबसे ज्यादा बनते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स हमारे हो जाते हैं, जैसे नॉट ओनली के साथ आपको हमेशा बट ऑल्सो देखने को मिलेगा, हार्डली के साथ आपको हमेशा वैन का पेयर देखने को मिलेगा। एग्जामिनर पता क्या करता है, वो हार्डली के साथ आपको देन लगा के दे देगा, यानी वो पेयर में भी एरर देता है, और वो सबसे ज्यादा उसका फेवरेट एरर होता है। हार्डली के साथ आपको देन लगा के दे देगा, बोथ के साथ में आपको एज वेल एज लगा के दे देगा, है ना। तो सतर्क रहना, पेयर आपको ध्यान होने चाहिए कि नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है, बोथ के साथ आपका एंड आएगा, आइदर के साथ आपका और आएगा, नाइदर के साथ नॉट आएगा। तो याद रखना, कोऑर्डिनेटिंग कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर ऑफ वर्ड होते हैं जो इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को जोड़ते हैं। वो इक्वल पार्ट मतलब वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से। पेयर ऑफ वर्ड कौन कौन से होते हैं ये याद रखना, है ना। और अब इन बातों को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसे पेयर ऑफ वर्ड होते हैं और वो कैसे जोड़ते हैं इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को। हमारे सेंटेंस नंबर फर्स्ट पे, बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन्स। यहाँ पे देखना बोथ आया, उसके साथ में एंड का पेयर बन रहा है, यानी पेयर में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी थी कि ये वर्ड को किससे जोड़ेगा, वर्ड से। बोथ के बाद वर्ड तो आया, चलो ठीक है। अब ये चेक करो एंड के बाद भी कोई वर्ड है क्या, हाँ सर ये एंड के बाद भी क्या है, वर्ड को ज्वाइन कर रहा है। बोथ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वर्ड को वर्ड से ज्वाइन कर रहा है, और बोथ के साथ एंड का पेयर सही बैठ रहा है, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे समझ में, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आर रिच इन विटामिन, इस पे मत चले जाना कि सर ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन, क्लोज हो गया, वर्ड को क्लोज से जोड़ा, गलत हो गया, काटा मारो। अरे मेरे भाई नहीं, मामला अलग जा रहा है। ये आप वर्ब के बाद वाली बात कर रहे हो, ये आप सब्जेक्ट के वर्ब की तरफ इस तरफ वाली बात कर रहे हो सब्जेक्ट के लिए, इस तरफ वाली बात करोगे ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। तो ये वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है, आप ये मत बोलना कि वर्ड को क्लोज से जोड़ रहा है, थोड़ा सतर्क होकर काम करिएगा। तो ये सेंटेंस है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सी इज नॉट ओनली गुड एट सिंगिंग बट ऑल्सो स्किल्ड एट डांसिंग। सी इज नॉट ओनली, सर कोरिलेटिव कंजंक्शन जैसा, क्या इसका बट ऑल्सो के साथ पेयर बन रहा है, हाँ सर, यानी पेयर में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये इक्वल पार्ट को जोड़ रहा है, तो चलो चेक करो। नॉट ओनली के बाद हमारा क्या आया, फ्रेज आया, क्या आया, फ्रेज आया। तो बट ऑल्सो के बाद भी क्या आना चाहिए, फ्रेज आया। स्किल्ड एट डांसिंग, ये क्या है हमारा, फ्रेज है। ये भी सही है सर, इसको टिक मार दो, है ना, टिक मार दो, सही है। पेयर भी सही बन रहा है, और फ्रेज को फ्रेज से भी जोड़ रहा है, इक्वल पार्ट को भी जोड़ रहा है, यानी सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नाइदर ही केम नॉर डिड ही कॉल, ना ही वो आया ना ही उसने कॉल किया। सर नाइदर आया, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन किसके साथ बना, नॉर के साथ, पेयर में कोई दिक्कत सर नहीं है। ही केम, सर हमारा एक क्लोज हो गया, और डिड ही कॉल हमारा दूसरा क्लोज हो गया, है ना। नॉर डिड ही कॉल हमारा दूसरा क्लोज हो गया। सर पेयर में भी कोई दिक्कत नहीं है,
है ना, क्लोज को क्लोज से जोड़ रहा है, इक्वल पार्ट ऑफ द सेंटेंस को जोड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये थी आपकी डिटेलिंग किसके बारे में, कंजंक्शन के बारे में, इसके तीनों टाइप्स के बारे में, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट क्लास में हम एक एक कंजंक्शन उठाएंगे, जैसे हमने एंड उठाया, इसके सारे फंक्शन पढ़ डालेंगे, और उठाया, इसके सारे फंक्शन पढ़ दिए, बट उठाया, इसके सारे फंक्शन पढ़ दिए, है ना। अब बट के अंदर हम नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी इंक्लूड करें, और के अंदर आइदर और को भी इंक्लूड करेंगे, ऐसे करेंगे। अब हम इसको कैटेगरी वाइज नहीं पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड और बट होते हैं, इसको इसके सारे फंक्शन ये होते हैं, फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये होते हैं, इनके सारे फंक्शन ये होते हैं, ऐसे नहीं, मिक्स करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, एंड हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है, लेकिन ये हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन बन जाता है जब ये किसके साथ पेयर बनाता है, बोथ के साथ, है ना। तो इसलिए हम इनको क्या करेंगे, मिक्स करके पढ़ेंगे। एक बार एंड उठाया तो एंड की कहानी ही समाप्त कर देंगे, और उठाया तो और की कहानी समाप्त कर देंगे। तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो एक कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।